हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। आज बात करते हैं यानी कि 3 जून 2026 का करंट अफेयर। ठीक, तो अभी तक हमारे बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर जो हम पढ़ा चुके हैं, वो मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून का भी करंट अफेयर जो है मेरा वो डेली बेसिस का चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ आप लोग जो भी क्लासेस होती है हमारी, उसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप लोग बीच में स्किप कर देते हैं, तो वो चीज़ आपका छूट जाता है। ठीक है, अभी हमारा क्या है कि अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम की जो डेट है वो ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है, जैसे कि 8, 9, 10, 3 डेट में एग्ज़ाम होना है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कराने में पूरा जो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके यूपी पुलिस के, ठीक, तो वो सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाके वो भी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो आज हम बात करते हैं जैसे कि अभी तक क्या है कि हमारा जो यूपी ट्रिपल एससी जो परीक्षा है, ठीक है, क्या है उसका जो कैलेंडर है वो क्या है जारी कर दिया गया। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसमें सारी एग्ज़ाम की डेट, इंटरव्यू, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं जो भी। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी कैलेंडर जो है इसमें टोटल अगर भर्तियों की बात करें तो टोटल कितनी 32 भर्तियों के एग्ज़ाम जो हैं वो, और 32 भर्तियों के जो एग्ज़ाम और प्लस जो इंटरव्यू की डेट है वो क्या है घोषित कर दी गई। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया है कि वर्ष 2026 के लिए परीक्षाओं और साक्षात्कारों का जो माह का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। आयोग के अनुसार अगर हम बात करें तो जनवरी से लेकर सितंबर तक कुल 32 भर्तियां की जो प्रक्रिया है वो विभिन्न चरणों में जो आयोजित जो है वो घोषित कर दी गई है। ये भी बताया गया, प्रस्तावित आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि विशेष प्रवृत्तियों में तिथियों का जो परिवर्तन है वो है परिवर्तन संभव है। अगर कुछ ऐसी तिथियां हैं जिनमें एग्जाम चेंजेस की जो डेट चेंजेस की है तो उसमें जो परिवर्तन है वो परिवर्तन हो भी सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जनवरी से फरवरी कई मुख्य लिखित परीक्षाएं भी आयोजित की जा चुकी हैं, जैसे कि जिनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला अशुलिपिक शामिल तमाम बहुत सारी जो यूपी ट्रिपल एससी जो कुछ परीक्षाएं थी वो हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है मानी जाती है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो उसकी जो ऊंचाई है वो 8,849 मीटर है। ठीक है, कितनी ऊंची माउंट है? 8,849 मीटर जो है वो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी सबसे ऊंची है। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या किया है कि अभी तक अगर देखें तो सबसे ऊंची जो चोटी है उस पर क्या है कि भीड़ की जो एक अव्यवस्था है, ठीक, उस अव्यवस्था से क्या है कि ये जो चोटी है जो एक ये डेथ जोन जो है वो डेथ जोन बनता जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा किलर है, तो यहाँ पर क्या है कि 3 साल में 36 पर्वतारोहण की जो क्या है वो मौत हो गई। तो एक चर्चा के जो है एक विषय बन गया है। ठीक, तो अगर हम देखें जो एवरेस्ट वासुका जो एवरेस्ट है, ठीक है, ये सबसे खतरनाक है। ठीक है, ये जो वासुका जो एवरेस्ट है ये सबसे खतरनाक। ठीक है, देखा अगर हम बात करते हैं जैसे कि देखते हैं कि एवरेस्ट वासुका का रास्ता जो है वो सबसे खतरनाक माना था। यह 8,000 मीटर यानी कि 26,200 फीट के ऊपर से ऑक्सीजन का जो प्रक्रिया है वो क्या है बहुत ही धीमा हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है हमारा जो रक्त जो है वो क्या है जम जाता है। तो इससे क्या है कि जान बचाना क्या है बहुत ही संभव हो जाता है। तो जरा से चूक से क्या है एक हादसा होता है। ठीक है, तो वासुकी जो रास्ता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अब इसे हमारी ये चोटी है जैसे कि चांगसे चोटी, तो ये कितने मीटर ये है 7,543 मीटर की है। ठीक है, तो सबसे ऊंची जो चोटी है हमारी वो है माउंट एवरेस्ट चोटी। ठीक, अब दक्षिण शिखर की बात करें तो दक्षिण शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट से नीचे है, यानी कि ये है 8,749 मीटर की उस पर है। ठीक, तो ये क्या है कि जो माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये है एक जोखिम बनता जा रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से जो बता रहे हैं कि डेथ जोन जो बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ने के यानी कि जो ऊंचाई का जो शिखर उस पर चढ़ने पे क्या है जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा घटता जाता है। ऑक्सीजन न मिलने के कारण क्या है बहुत लोगों की जो पर्वतरोही जो चढ़ते हैं उनकी क्या है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि सबसे ऊंची चोटी देखिए तो अप्रैल के पहले सप्ताह में एक ही दिन एवरेस्ट पर 327 लोगों ने क्या चढ़ाई की। तो इस भीड़ का खामियाजा कुछ पर्वतरोहियों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। यानी कि अगर हम अप्रैल महीने की बात करते हैं तो 323 लोगों ने क्या चढ़ाई की थी इस चोटी पे। ठीक है, तो उसमें क्या है कुछ लोगों ने क्या है अपनी जान गंवा दी। ठीक है, तो अनुभवी
पर्वतारोहियों की तुलना में कम अनुभवी रखने वाले पर्वतारोहियों की अधिकता एक हिस्सा है। तो 8,000 मीटर से ऊपर की जो सबसे ज़्यादा चोटियां हैं क्या, उन पर मृत्यु की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा होती जा रही है। ठीक, अब इसे 2023 में अगर हम बात करते हैं तो 8,000 मीटर से ऊंची 14 चोटियां पर चढ़ाई करने वाले नेपाली पर्वत मार्गदर्शक नीमा तर्जेद ने देश जोन के अनुभव को साझा किया था। ठीक, यानी कि जब 2023 में जो 8,000 मीटर की जो ऊंचाई वाली जो चोटी थी, ठीक, उस पर जो एक नेपाली थे, ठीक है, कौन से नेपाली थे, ठीक, वो जो नेपाली थे उनका नाम था नीमा तर्जेद। ठीक, तो नीमा तर्जेद जब 2023 में 8,000 मीटर की ऊंचाई से जब चढ़ाई की तो उन्होंने वहाँ का जो एक डेथ जोन था उसको क्या एक सर्वे किया था। तो वो सर्वे जो है वो व्यक्ति को हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है। तो वहाँ पर मामूली चूक जो होती है क्या है, एक जानलेवा जो है वो क्या है साबित हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि बात करें नीमा अनुसार अगर हम बात करें, एवरेस्ट पर भीड़ के कारण क्या कई बार 7 से 8 घंटा तक लगातार क्या है इंतजार करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो ऑक्सीजन का जो स्तर है वो समुद्र तल से क्या है 75% कम हो जाता है। यानी कि 100 में 75% जो है वो क्या है कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 75%। ठीक है, 75% कम हो, ऐसे में ज़्यादा देर रुकना जानलेवा हो सकता है। इसलिए कम समय में चढ़ाई पूरी करना जो है एक सुरक्षित जो है वो माना जाता है। कम समय में चढ़ाई पूरी कर लो तो वो एक हमें जान के जो खतरे से वो क्या है बाहर चीज़ें आ जाती है। ठीक, तो ये है क्या है पर्वतरोही जो है एक तरीके का क्या है एक डेथ जोन बनता जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा है कि हमने क्या है बिहार के बारे में बहुत कुछ सुना है। ठीक है, तो बिहार के बारे में आपने जब सुना है तो आज हम और भी बहुत चीज़ें जो हैं वो सुनाना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ज्ञान भारत मिशन की, अगर हम देखें तो 8,13,000 पनडुब्बियों के साथ बिहार देश में टॉप पर अगर बात करें तो जो मधुबनी है वो सबसे बड़ा केंद्र जो है वो बन गया है। ठीक, कौन सा? मधुबनी केंद्र। ठीक, यानी कि ज्ञान भारत मिशन के अनुसार 8,13,000 पनडुब्बियों के साथ बिहार देश में टॉप नंबर पर है। ठीक, और मधुबनी की अगर बात करें तो मधुबनी जो है वो ज्ञान का एक बहुत बड़ा जो है वो क्या केंद्र बन गया है। ठीक, तो इतिहास के पन्नों से बाहर आया सच, बिहार में मिली 7,000 साल पुरानी वंशावली सोने चांदी की स्याही से लिखे दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ जो 4,000 साल पुरानी पांडुलिपियाँ जो है वो क्या है मानी जाती है। ठीक, कितनी? 4,000 साल पुरानी। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो इसके ज्ञान भारत मिशन के तहत 8,13,000 से अधिक पांडुलिपियाँ जो हैं गुज रस की दी गई, जिनमें से बिहाने ने पूरे देश के आधे से अधिक पांडुलिपियाँ जो अपने पास है। इनमें से 700 साल पुरानी वंशावली सोने चांदी की स्याही से लिखी दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ जो है 400 साल पुरानी जो है वो क्या है इसमें शामिल है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो बिहार जो है एक पांडुलिपियों को बहुत बड़ा जो है हब बन गया। बिहार में एक जो हमारा एक जो डिस्ट्रिक्ट बनती है मधुबनी। ठीक, मधुबनी जो है वो मधुबनी ज्ञान का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो सबसे बड़ा क्या है केंद्र बनता जा रहा है। ठीक है, तो इसे अगर देखें तो चांदी से जो मिले दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ शामिल है। साथ ही इसमें देखें तो 1200 वर्ष पुराने दुर्लभ शास्त्रीय और अगम ग्रंथ भी क्या है ये मिले हुए हैं। ठीक है, तो भारत खोज विज्ञान पुराण भी सामने आया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 400 साल पुरानी पांडुलिपियाँ मिली, जिससे क्या शोधकर्ता बेहद अहम मान रहे। ठीक, इससे क्या बेहद अहम मान रहे। तो सुरक्षित तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो संरक्षित ये पंडित जवाहर सिंह के दुर्लभ जो है वो क्या है ये जो है पांडुलिपियाँ जो हैं ये पंडित जवाहर सिंह की पांडुलिपियाँ मानी जाती। ठीक, तो विश्वास के धीरे धीरे देखें तो एक समृद्ध जो हमारे बिहार के समृद्ध अतीत का प्रमाण है, इनका संरक्षण ही क्या है एक हमारी जिम्मेदारी जो है वो क्या बनती जा रही। ठीक, अगर हम देखें बिहार में छिपा ज्ञान के सागर के अगर बात करें दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर 5500 से अधिक जो है दुर्लभ पांडुलिपियाँ जो हैं वो क्या है दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या है 5500 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियाँ जो हैं वो क्या है सुरक्षित रखी हुई। ठीक, इस तरह अगर हम बात करते हैं मिथिला शोध संस्थान, तो वहाँ पर 12,500 ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं वो क्या है मौजूद है। कितने? 12,500। ठीक, 12,500 जो ग्रंथ हैं वो रखे हुए हैं। ठीक है, 12,500 जो ग्रंथ हैं वो क्या है रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं जैसे मुख्य विद्यालय की बात करते हो तो यहाँ पर निर्वधन रजनी विधि के में क्या है एक जो है एक प्राचीन ग्रंथ जो है वो क्या है माना जाता है। तो आज भी सिवान की अगर बात करें, सिवान में पांडुलिपियों के मामले में भागलपुर 1.25 लाख, एशिया और जौनपुर के 85,000 केंद्र जो है वो क्या है यहाँ पर स्थान जो है रखे गए हैं। ठीक, तो इसी तरह जो है बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में क्या पांडुलिपियों की बहुत बड़ा जो है वो क्या है हब होता जा रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो हमारा करंट का है। ठीक, तो टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम की अगर बात करते हैं, कौन सा? टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं
ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा टेक्नोलॉजी एंड TCS प्रोग्राम की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो लागू किया जाता है वो ये बताता है कि ये केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है वो टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम है। इसका जो महत्व, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, ठीक। तो अगर देखिए इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें जो ऑप्शन है वो टोटल कितने ऑप्शन है, वो टोटल ऑप्शन 4 हैं, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा यानी कि MSME द्वारा क्या है, ये टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम जो है वो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय MSME के द्वारा, ठीक है। तो MSME की अगर हम बात करते देखते हैं तो इसमें क्या है कि MSME मंत्रालय ने TCS की बात करते हैं हम, ठीक। तो ये है क्या, 9 नए टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किए जो पहले से संचालित, यानी कि 18 जो है पहले से संचालित है, ठीक है। तो इससे क्या है कि अगर हम बात करते हैं देखते हैं तो इसमें क्या है कि केंद्र के से अलग यानी कि 2025-26 की बजट में इस कार्यक्रम के साथ सुचारू संचालन और विस्तार के लिए 200 करोड़ रुपए का क्या है वो आवंटित किए गए हैं। कितना किया गया है, 200 करोड़ रुपए जो हैं वो क्या है आवंटित किए गए हैं, ठीक है। 200 करोड़ रुपए क्या है वो क्या है आवंटित किए गए हैं, ठीक है। तो इन केंद्रों का जो अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो छोटे उद्योगों को तकनीकी सहायता देना और युवा रोजगार पारक क्या है प्रशिक्षण क्या है प्रदान करना, ठीक। यानी कि जो इसका अगर हम बात करते हैं जो इसका मुख्य उद्देश्य है तो वो छोटे जो उद्योग हो, ठीक, उनको क्या है तकनीकी सहायता देना और युवाओं को रोजगार के प्रति क्या है एक सुचारू और जागरूक करना है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा रहा है साभासार, ठीक। क्या है साभासार जो है वो क्या है हाल ही में एक चर्चा का जो है क्या है वो विषय बना हुआ, ठीक। तो साभासार की अगर हम बात करें साभासार क्या है, तो साभासार की अगर हम बात करते हैं जो वो है एक ऑप्शन नंबर हमारा, ठीक, क्या सी ग्राम सभा की बैठकों का संचालित सारांश तैयार करने वाला एक जो है साभासार वो क्या है एक AI टूल है, क्या है एक AI टूल है। तो साभासार की अगर हम बात करते हैं तो पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार अब तक देश की 92,376 ग्राम पंचायतों ने अपनी बैठकों की कार्यवाही और सटीक रिकॉर्ड रखने के लिए साभासार टूल का क्या है वो क्या है उपयोग किया है, ठीक। यानी कि साभासार जो टूल है वो एक AI टूल है और ये ग्राम सभा की बैठकों का स्वयं संचालित सारांश जो है वो क्या है तैयार करता है, ठीक। तो यह एक AI आधारित यानी AI बेस्ड वॉइस टू टेक्स्ट, ठीक, कौन सा वॉइस टू टेक्स्ट टूल है जो बैठकों में बोली गई बातों को तुरंत टेक्स्ट में बदलकर मीटिंग का ऑटोमेटिक जो सारांश जो है वो क्या है तैयार कर देता है, ठीक। यानी कि वॉइस टू टेक्स्ट, ठीक, यानी कि जो बोलते हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट में बदलकर एक मीटिंग का जो ऑटोमेटिक जो सारांश है वो क्या है तैयार कर देता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के किस लैंडर पेलोड ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सक्रिय प्लाज्मा वातावरण की खोज की है, ठीक। यानी कि हमारा जो चंद्रयान 3 है, ठीक, तो वो किस लैंडर पेलोड ने क्या है कि चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर सक्रिय प्लाज्मा वातावरण की क्या है खोज की है, ठीक। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है, टोटल अगर ऑप्शन देखते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक। अगर हम सही आंसर देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, यानी कि रंभा LP, ठीक है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर के पेलोड जो है वो रंभा LP, ठीक, क्या है रंभा LP यानी कि रेडियो एनाटॉमी, ठीक, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर लॉन्ग मेयर प्रोब, ठीक। तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर जो है प्लाज्मा वातावरण की पुष्टि की है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था यानी 4th स्टेट ऑफ मैटर है। ये क्या है कि आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन शामिल है, इसमें क्या है आयन और मुक्त जो इलेक्ट्रॉन वो क्या है शामिल होते हैं। तो यह खोज जो है भविष्य के चंद्र मिशनों के संचार प्रणालियों को क्या है और बेहतर बनाने में क्या है मदद करेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है करंट का कि देश के असंगठित क्षेत्रों में सूक्ष्म खाद्य इकाइयों को बढ़ावा देने वाली, ठीक, यानी कि असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म खाद्य इकाइयों को बढ़ावा देने वाली PMFME योजना के तहत 31 अक्टूबर 2025 तक कितने ऋण जो है वो क्या स्वीकृत किए गए हैं, ठीक। यानी कि देश के जो एक असंगठित क्षेत्र में है, ठीक, तो उसमें जो हमारा सूक्ष्म खाद्य इकाइयों को जो बढ़ावा देना गया तो बढ़ावा देने के लिए PMFME योजना के तहत जो है वो 31 अक्टूबर 2025 तक कितने ऋण जो हैं वो क्या स्वीकृत कर लिए गए, ठीक। तो अगर हम देखते हैं इसके ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। तो यानी 1,62,000 से अधिक जो है वो ऋण जो है वो क्या है स्वीकृत कर लिए गए। ठीक, तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण यानी कि PMFME योजना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करते हो तो 1,62,744 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। तो इसके अतिरिक्त क्या है कि 3,65,335 स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG, ठीक, यानी कि स्वयं सहायता समूह जो SHG सदस्यों को भी जो है वो पूंजी सीड यानी कैपिटल प्रदान की गई है। तो यह योजना लोकल फूड प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और तकनीकी अपग्रेडेशन में क्या है मदद करती है। ठीक, यानी कि अगर हम इस योजना की बात करते हैं तो यह योजना जो है लोकल फूड प्रोडक्ट्स, ठीक, लोकल फूड प्रोडक्ट है तो उसमें क्या है ब्रांडिंग और तकनीकी जो अपग्रेडेशन है उसमें क्या है मदद करने का एक मदद करती है। ठीक, तो इसका उद्देश्य यही है। तो अभी तक क्या है 1,62,744 ऋण जो क्या है वो स्वीकृत कर लिए गए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ यानी किस पड़ोसी देश के साथ भारतीय सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि डस्ट लीग जो हो 2026 क्या है वो आयोजित किया जा रहा है। कौन सा अभ्यास? डस्ट लीग। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो डस्ट लीग जो अभ्यास है वो किस देश के साथ किया जा रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके, ठीक है, तो ये जो है उज्बेकिस्तान के साथ किया जा रहा है यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, यानी कि डस्ट लीग जो अभ्यास है भारतीय सेना जो है वो उज्बेकिस्तान के देश से क्या है डस्ट लीग अभ्यास जो है वो कर रहे हैं। ठीक, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2026 का आयोजन जो है उज्बेकिस्तान के नमगन, ठीक है, नमगन शहर में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? वो किया जा रहा है नमगन शहर में। ठीक है, नमगन शहर में क्या है ये जो है किया जा रहा है। ठीक, तो ये इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो यह मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए सामरिक कौशल और क्रियाशीलता यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। ठीक, क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी को क्या है बढ़ावा देना है। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA किस शहर के साथ वेस्ट लेक स्क्वायर में अप्रैल 2026 में स्वामी विवेकानंद की एक अदमकद कंस प्रतिमा का जो है वो क्या है अनावरण करेगा। ठीक, यानी कि हम देखते हैं कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, ठीक, तो उनकी एक अदमकद कंस की जो प्रतिमा है उसका क्या है अमेरिका जो है वो अनावरण कर रहा है। तो वो किस शहर में कर रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन है। ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सियाटल में जो है वो अदमकद कंस प्रतिमा का जो अनावरण स्वामी विवेकानंद की जो एक प्रतिमा है अदमकद कंस प्रतिमा का जो वो अनावरण है वो सियाटल शहर के में क्या है वो किया जा रहा है। ठीक, तो सियाटल शहर स्वामी विवेकानंद के स्मारक की मेजबानी करने वाला अमेरिका का पहला शहर प्रशासन बन गया है। ठीक, इस कंस प्रतिमा को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR द्वारा भारत के सांस्कृतिक राजनयिक प्रयासों के तहत उपहार में क्या है दिया गया था। ठीक, तो इसका अनावरण जो है संयुक्त रूप से सियाटल के मेयर और भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा जो है वो क्या है किया जाएगा। ठीक, यानी सियाटल के जो मेयर और भारत के जो महावाणिज्य दूतावास जो है उनके द्वारा ये जो प्रतिमा है अदमकद, ठीक, ये उनके द्वारा क्या है अनावरण जो है वो किया जा रहा है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण समर्थन करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार यानी कंप्रेस एयर एनर्जी स्टोरेज जो क्या है उसका जो संयंत्र है वो क्या है शुरू किया है। ठीक, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, चीन, जापान, ये टोटल अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल कितने 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये टोटल कितने 4 ऑप्शन है। तो जैसे कि हम बात करें जैसे ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है। ठीक है, यानी कि चीन ने नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकरण और समर्थन करने के लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा संपीड़ित ऊर्जा जो है वो क्या है चीन जो है एक संयंत्र जो है वो क्या शुरू कर रहा है। ठीक, तो चीन ने अपने जियांगसू प्रांत में भूमिगत नामक की गुफाओं में यानी साल्ट कवर्नेस का उपयोग करके दुनिया का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र जो है वो चालू किया है। तो यह ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसी रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करेगा। चीन का लक्ष्य है कि 2027 तक 118 गीगावाट से अधिक नई ऊर्जा भंडार की क्षमता को जोड़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पर। ठीक, तो यह जो हमारा जो चीन है, चीन का क्या लक्ष्य है
कि हम क्या है जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक, तो ये क्या है पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करेगा चीन, ठीक, तो स्टोर करेगा। तो चीन का जो लक्ष्य है 2027 तक के 180 गीगावाट से अधिक ऊर्जा यानी अधिक जो बिजली आपूर्ति है वो क्या है क्षमता का जो जोड़ने का जो कार्य है वो चीन कर रहा है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत तटीय प्रबंधन के लिए मैरीन स्पेटियल प्लान जो है वो शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है, ठीक। यानी एकीकृत तटीय प्रबंधन के लिए मैरीन स्पेशली प्लान जो है वो भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं इससे कि इसमें ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें जो टोटल ऑप्शन है, ठीक, कितने 4 हैं, ठीक। तो अगर हम सही आंसर की बात करें जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ठीक, यानी कि उड़ीसा, ठीक। तो भारत का पहला जो राज्य है वो उड़ीसा है जो मैरीन स्पेशल प्लान जो है वो क्या है शुरुआत कर रहा है, ठीक है। तो उड़ीसा सतत समुद्री विकास और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए मैरीन स्पेशली प्लान MSP लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो क्या है बन गया है। इसके माध्यम से समुद्र तटों का आर्थिक उपयोग और पर्यावरण संरक्षण दोनों संतुलित तरीके से क्या है वो किए जा सकेंगे, ठीक है, क्या है वो किए जा सकेंगे। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन यानी कि UNAOC की स्थापना में किन 2 देशों ने सह प्रयोजक यानी को स्पॉन्सर्स की भूमिका जो है वो क्या है निभाया। तो जो हाल ही बैठक के कारण खबरों में रहा है, ठीक, तो को स्पॉन्सर की अगर भूमिका की बात करते हैं, ठीक, तो वो संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन के द्वारा जो हो क्या 2 देशों के बीच क्या है वो किया गया है, ठीक है। तो अगर हम 2 देशों की बात करते हैं, अगर ऑप्शन की बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन की बात करते हैं तो वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक, यानी कि स्पेन और तुर्की के बीच जो है वो संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं का गठबंधन की जो स्थापना है वो 2 देशों के बीच एक प्रयोजक यानी को स्पॉन्सर की भूमिका जो है वो निभाई थी, जो हाल ही बैठक के कारण जो है एक खबरों का सिलसिला जो है वो चर्चा में रहा, ठीक। तो UNAOC की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2005 में, ठीक। तो दुनिया भर में बढ़ते सांस्कृतिक धार्मिक तनाव को कम करने और अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए इसे स्पेन और तुर्की की सरकारों ने संयुक्त रूप से सह प्रयोजित किया था। तो वर्तमान में वैश्विक भू राजनीतिक स्थितियों के बीच जो है शांति प्रयासों कर यह संगठन जो है पुनः चर्चा का जो है वो क्या है एक विषय बन गया है, ठीक, क्या है चर्चा का जो है वो एक विषय बन गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कौन ONDC, ठीक, ON यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक। तो नए प्रबंधक निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के CEO के रूप में वो किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के जो नए प्रबंध निदेशक हैं यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO के रूप में जो उनकी नियुक्ति की गई उनका नाम क्या है वो कौन है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं इसका, ठीक है, तो इसके अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बी, ठीक, विभोर जैन जो हैं वो क्या है वो प्रबंधक यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के जो एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं विभोर जैन को क्या नियुक्त किया गया है। तो विभोर जैन को सरकार समर्थित कॉमर्स नेटवर्क यानी कि वन नेटवर्क डिजिटल फॉर कॉमर्स और MD और CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। इनको क्या है MD और क्या है CEO दोनों क्या है नियुक्त किया गया है। तो ONDC भारत के डिजिटल कॉमर्स बाजार के लोग तांत्रिकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन के लिए क्या है वो काम कर रहा है, ठीक, ताकि छोटे खुदरा विक्रेताओं को बड़े कॉमर्स प्लेटफॉर्म का समान अवसर क्या है वो मिल सके, ठीक। तो समान अवसर जब मिल सकेगा तो इससे क्या है एक जो बिजनेस का जो वर्चस्व है वो भी क्या है बहुत आसानी तरीके से क्या है लोगों को लाभ मिलेगा। छोटे छोटे जो खुदरा जो व्यापारी विक्रेताओं को भी बड़े कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिलने का क्या है उन्हें भी एक उद्देश्य जो है एक बेहतर परिणाम साबित करेगा, ठीक। तो आज यानी कि 3 जून 2026 की अगर हम करंट की बात करें तो ये जो फाइनली करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।